नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूँ मनोरंजन भारती और मेरे साथ हैं शादाब। हम चर्चा करेंगे इंडिया गठबंधन की। दरअसल दिल्ली में इंडिया गठबंधन को लेकर के जो है थोड़ी गतिविधियां तेज हो गई हैं। मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है ये, लेकिन आप कह सकते हैं कि शुरुआती मीटिंग का दौर है। कुछ भी अभी इससे नहीं निकलने वाला, लेकिन ये जो है आगे जब 14 तारीख के बाद जो मेन मीटिंग शुरू होगी उसके पहले की तैयारी जो है अब जो है इंडिया गठबंधन के दलों ने आप कह सकते हैं कि गंभीरता से करना शुरू कर दिया। सादाब आप बताइए कौन कौन सी मीटिंग? बिल्कुल देखिए बाबा, ये जो कांग्रेस पार्टी ने एक अलायंस कमेटी बनाई है जिसमें अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश और सलमान खुर्शीद, ये 5 हैवीवेट नेताओं को लाया गया है और जो कि अलग अलग डिस्कशन कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से दिल्ली में। ये सारी मीटिंग मुकुल वासनिक के घर पे होती है जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। और सबसे खास बात यह है कि महाराष्ट्र को लेकर जो आज जो इनिशियल बैठक है वो हुई है और उसमें शिवसेना की तरफ से संजय राउत और शरद पवार के एनसीपी की तरफ से जितेंद्र आव्हाड मीटिंग में पहुंचे। और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता थे, जो महाराष्ट्र के नेता थे, वो इस बैठक में आए। देखिए, लेकिन खास बात यह है कि ये जो मीटिंग हो रही है, इतने बड़े नेता इस मीटिंग को कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सोनिया गांधी ने इस पूरे मामले की कमान अपने हाथ में ली है। सोनिया गांधी ने यह कहा है कि वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार से खुद बातचीत करेंगी और उसके बाद ही जो है अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसको लेकर बहुत सरगर्मी दिल्ली के अंदर है। और जो महाराष्ट्र के जो लीडर हैं, जो आप कह सकते हैं कि सेकंड लाइन के जो लीडरशिप है कांग्रेस की, एनसीपी की और शिवसेना की, वो लोग मीटिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये वही लीडर हैं कांग्रेस में। यही लीडर जो है वो मेन मीटिंग में भी इन्हीं के फीडबैक के बाद कांग्रेस तय करेगी कि वहाँ क्या होना है। महाराष्ट्र के बारे में एक जानकारी आपको दे दूं कि वहाँ पर जो ये महाविकास अघाड़ी है वो एक तरह से वहाँ पर करीब करीब बात जो है हो गई है। 1-2 सीटों को लेकर के मतभेद बने हुए हैं। शिवसेना जो है वो 19 के बजाय कुछ और सीटें चाहती है। अब इस गठबंधन में तय करना है कि प्रकाश अम्बेडकर को कितनी सीट दी जाएगी, राजू शेट्टी को भी 1 सीट दिया जाना है। तो एक मोटा मोटी आंकड़ा है जिसपे की बातचीत हो रही है। एनसीपी भी है 10 के आसपास सीटें लड़ने के लिए तैयार है। 12-13 सीट जो है कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है, 19 से 21 सीटें शिवसेना के बारे में कहा जा रहा है। तो अब शरद पवार ने इस मीटिंग में भले वो ना हो, लेकिन उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहां पे और कई चीजें कही है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये कही कि वो चाहते हैं कि संयोजक वैसा आदमी बने जो खुद चुनाव ना लड़ रहा हो, जो और उसके ऊपर चुनाव को लीड करने की जिम्मेवारी भी ना हो, यानी वो चुनाव प्रचार में भी उतना इन्वॉल्व ना हो। उनका कहना है कि एक ऐसा आदमी संयोजक बने जिसको कोऑर्डिनेशन का काम करे, सब नेताओं के बीच में जो बातचीत होती है उसको एक कोऑर्डिनेट करने का काम करे। तो ऐसे आदमी के संयोजक के रूप में वो चाहते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो चर्चा चल रही है नीतीश कुमार के संयोजक बनने की, वो मुझे लगता है नहीं होगा। कोई मुकुल वासनिक टाइप नेता जो है वो संयोजक हो सकता है। देखिए, संयोजक के लिए आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी आगे बढ़ाया गया था और कांग्रेस पार्टी के अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने इसी मीटिंग में कह दिया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाया जाए, जिसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी भी सामने आई थी। फिर कांग्रेस पार्टी के सोर्सेज ने यह कहा कि नीतीश कुमार को भी संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन अभी कुल मिलाकर इस पर फैसला नहीं हुआ है। और जैसा कि बाबा बता रहे हैं कि शरद पवार ने भी आज इस मसले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने एक रिटायरमेंट को लेकर भी बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है। आप जाओ उसके बारे में जरूर बताएं। और मैं पहले संयोजक के बारे में भी बात साफ कर दूं। संयोजक के बारे में शरद पवार ने ये कहा है कि आप लोग जो ये खबरें बार बार चलाते हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि शरद पवार यानी मेरी शरद पवार की नीतीश कुमार से बात हुई, उद्धव ठाकरे से भी बात हुई है, हमने ममता बनर्जी से भी बात की है, खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीतीश कुमार से बात की। तो इसका मतलब कोई नाराजगी की खबरें जो है गलत है। दूसरी बात शरद पवार ने कहा है कि अभी देश में ऐसा माहौल है कि हम एक अपोजिशन का जो है यूनाइटेड अपोजिशन खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1977 में भी कोई लीडर नहीं था, लेकिन एक अपोजिशन खड़ा हुआ था और इंदिरा गांधी को उन्होंने हरा दिया था। ये बात आज कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका अभी जो है राज्यसभा में कार्यकाल करीब 2.5 साल और बाकी है और उसके बाद वो सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे। 83 ईयर के हो चुके हैं, 84 के हो चुके हैं, तो अब 2.5 साल के बाद 85 साल के होंगे। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद वो सक्रिय राजनीति से। और देखिए, आपने शरद पवार का नाम लिया तो शरद पवार की एज को लेकर एक विवाद भी हुआ था। आपको याद होगा कि जो उनके भतीजे हैं अजीत पवार, जो कि अलग पार्टी चला रहे हैं, उन्होंने बयान दिया था कि शरद पवार 84 के हो गए लेकिन अभी तक राजनीति में एक्टिव हैं। वो
नई पीढ़ी के लिए जगह नहीं छोड़ रहे हैं, रिटायर नहीं हो रहे हैं। तो जिसका जवाब सुप्रिया सुले ने दिया था। सुप्रिया सुले ने यह कहा था कि जो अजीत दादा हैं वो भी 65 साल के हो गए हैं, यानी वो भी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गए हैं, तो उनकी बात उनको भी सोच समझ के बोलना चाहिए। तो देखिए, ये जो पवार फैमिली का जो विवाद है वो एज पर भी आया है, लेकिन देखिए शरद पवार इस देश के बड़े नेता रहे हैं, तमाम पदों पे रहे हैं, उनको बहुत विपक्ष की धुरी माना जाता रहा है। तो आज जब वो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं कि 2.5 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, यानी जो राज्यसभा का जो उनका टेन्योर है वो उनका अंतिम कार्यकाल होगा, तो निश्चित तौर पर ये एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो शरद पवार ने कही है। अब देखना होगा कि उन्होंने ये बात भी कहने की कोशिश की है इसके साथ ही कि वो उनका अंतिम चुनाव होगा। बिल्कुल। तो अंतिम चुनाव होगा तो उसके पहले वो चाहते हैं कि सब को एक धुरी में एक साथ लाया जाए और एकजुट होकर लड़ा जाए, और उस सबको एक साथ लाने के लिए वो काम करेंगे। तो ये चूंकि उनको सब लोग सम्मान देते हैं, उम्र भी हो गई, इतना लंबा समय 50 साल का राजनीतिक जीवन हो गया, उनकी और खड़गे साहब की बहुत बनती है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, खड़गे साहब का भी 50 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो इसको लेकर के जो दोनों 24 घंटे का पॉलिटिशियन मुझे लगता है कि सबसे सीनियर नेता अगर आप देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके बाद शरद पवार हुए इस पूरे इंडिया अलायंस में। बाकी सारे नेता उनके जूनियर हैं, और उनकी इसलिए उनका दायित्व बनता है कि सबको इकट्ठे लेकर के समझा बुझा। अच्छा, एक चीज और शरद पवार ने कही है जो कि उनके लिए बहुत उन्होंने कहा कि हम 1-2 सीट को लेकर के हम जो है ये अपना गठबंधन जो है खत्म नहीं करेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि 1-2 सीट आगे पीछे भी हो तो आप इसको मान लीजिए और इस पर जो है आगे बढ़िए, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो जैसे अमिताभ बच्चन केबीसी में कहते हैं ना कि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा इस सीट पे आने का। तो मुझे लगता है विपक्ष को ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा यदि वो इस बार इकट्ठे नहीं आते। बिल्कुल। तो देखिए, महाराष्ट्र जो ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत ज्यादा जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। जो इसमें सबसे चोट खाए हुए उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी चली गई, उनके सांसद चले गए, सरकार चली गई, तो आप उनकी पीड़ा समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की क्या पीड़ा है अभी। तो ये जो लोकसभा में जो अलायंस बन रहा है, तो ये महाराष्ट्र में जो तीनों दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, उद्धव ठाकरे हैं, ये कमिटेड है कि किसी तरीके से बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा किया जाए, क्योंकि इन तीनों ही दलों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका ग्राफ बहुत ऊपर चल रहा है, और जो बड़े शक्तिशाली नेता बीजेपी में हैं, महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, तो उनसे लड़ना है तो अपोजिशन की एकता दिखानी होगी। इसलिए महाराष्ट्र में जो रास्ता है गठबंधन का वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं। और महाराष्ट्र में मुझे लगता है गठबंधन सॉर्टेड है, क्योंकि वहां पे शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे जैसा आपने कहा कि चोट खाए हुए हैं, सत्ता उनके हाथ से चली गई, उनकी पार्टी तोड़ दी गई। तो इसलिए लगता है कि चोट खाए हुए लोग जब मिलेंगे तो थोड़ा अपने जख्म को सहलाने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत बड़ी चोट खा चुके हैं, तो 1-2 सीट की चोट तो खा ही सकते हैं। अब ये तो हो गई महाराष्ट्र की बात, दिल्ली की बात करते हैं। बिल्कुल। या आपको कुछ महाराष्ट्र पे और कुछ नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, दिल्ली पे बात करते हैं। और यूपी का एक अपडेट मेरे पास है। देखिए, यूपी का एक अपडेट ये है कि अखिलेश यादव से जो जुड़े जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि वो 14 तारीख को अपने 18 सीटों का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वो सीटें होंगी जो उनके परिवार के लोग लड़ते हैं आमतौर पे, शिवपाल, अक्षय यादव, मैनपुरी, इटावा और कन्नौज, उनके लड़ने की चर्चाएं हैं। ये कहा जा रहा है कि वो 2 सीटों से भी लड़ सकते हैं, कन्नौज और आजमगढ़ का नाम लिया जा रहा है। या अगर वो आजमगढ़ छोड़ेंगे तो शिवपाल यादव या उनके बेटे के लिए छोड़ेंगे, अक्षय यादव फिरोजाबाद से लड़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने कुछ और कैंडिडेट फाइनल किए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ जहां बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ वो अपनी सीटें भी अनाउंस करना चाहते हैं। तो ये इसलिए कांग्रेस ये चाहती है कि जल्दी से अखिलेश यादव से बातचीत कर ली जाए, और हो सकता है कि कल अखिलेश यादव से कल परसों में बातचीत हो जाएगी। सीटों के जहां पे अनाउंसमेंट की बात है तो आपको बता दूं, जेडीयू ने एक अरुणाचल की सीट अनाउंस कर दी है। आम आदमी पार्टी ने भरूच की सीट, गुजरात में बिल्कुल भरूच की सीट जो है वो अनाउंस कर दी है। और कांग्रेस ने सभी 545 सीटों के लिए अपने कोऑर्डिनेटर्स के नामों की घोषणा कर दी है। बहरहाल ये तो सब पार्टी को हक है अपना अपना प्रिपरेशन करने का, और इसी लिहाज से वो कर रही है, क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा कि बातचीत जो है वो 14 तारीख के बाद जो है तेजी पकड़ेगा, क्योंकि तब तक कहा जाता है कि मलमास है तो 14 तारीख के बाद ही हिंदू कैलेंडर के अनुसार वो शुभ दिन होता है। हम बात कर रहे थे दिल्ली की, मैंने आम आदमी पार्टी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ जो बैठक हुई है कल, उसके बाद जो खबरें आ रही है उसमें बात जो हुई है हर जगह की बात हुई है। पहले से कहा जाता रहा कि पंजाब में कोई अलायंस नहीं होगा, लेकिन कल की मीटिंग में जो पंजाब में भी आधी सीटें लड़ने की बात हुई, 6 सीट कांग्रेस को देने की बात हुई है, 13 सीट वहां पे है, 7 सीट जो है आम आदमी पार्टी लड़ना चाहती है। दिल्ली में
7 सीटें हैं, 4-3 या 5-2 की बात हो रही है। तो 4 आम आदमी पार्टी, 2 या 3 जो है कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। हालांकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊं कि अगर आप जो विधानसभा चुनाव या जो पिछला लोकसभा चुनाव है, अगर आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को जोड़ दें तो भी भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो 1 लाख 1.5 लाख की मार्जिन पे हैं। देखिए ये एक बड़ी चुनौती है, जैसा कि आपने कहा पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सारे सीनियर नेता लड़े थे, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, जेपी अग्रवाल हो, और तमाम जो उनके बड़े नेता हैं वो चुनाव में उतरे थे। आम आदमी पार्टी ने भी बड़े नेताओं को उतारा था। लेकिन अगर आप इन दोनों पार्टीज के वोट को मिला दें तो भी भाजपा का वोट जो है वो ज्यादा है। 55% वोट है दिल्ली में उनका। हाँ, तो ये एक बड़ी चुनौती जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए होगी कि क्या अलायंस बनाने के बाद भी उनको फायदा मिलेगा, क्या वो जो भाजपा की मार्जिन है वो कम हो पाएगी, क्या वो ऐसे सीटों पे दाव खेल सकती है जहाँ के सांसद ने कभी गए नहीं वो अपने क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं ना जो कि सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो ईस्ट दिल्ली के हो, चाहे और भी कोई सिंगर है, वो उन्होंने शायद उतनी मेहनत नहीं करी हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि वही लोग हैं जो लोकसभा में 100% बीजेपी को वोट देते हैं, 55%, और विधानसभा होता है तो सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को करते हैं। और एक बात और भी है बाबा कि आपसी जो मतभेद हैं वो काफी हैं। अगर आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान को देखें तो आपसी मतभेद जमकर सामने आए। अब ये लोकसभा चुनाव में जो ये गठबंधन होगा, जो दिल्ली, पंजाब, गुजरात में भी वो सीटें मांग रहे हैं कांग्रेस से, हरियाणा, गुजरात और गोवा में एक सीट अब वो जो वर्कर है उनका कितना दिल मिल रहा है आपस में, ये भी देखना होगा, क्योंकि सीटें तो मिल जाएंगी, सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन क्या वर्कर एकजुट होकर काम कर पाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती दोनों ही पार्टी के लिए होगी। तो पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। अब आपने दिल्ली की बात कर ली, पंजाब की बात कर ले। पंजाब में जो है उन्होंने आधी सीटें लड़ने की बात कही है, 6 सीट कांग्रेस और 7 सीट आम आदमी पार्टी। हालांकि कांग्रेस के 8 सांसद हैं, तो अब जो है प्रदेश कांग्रेस, जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पे अलग अलग लड़ना चाहती है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई एक मिडिल ग्राउंड हो सकता है? क्या 7 सीट या 8 सीट कांग्रेस लड़े, 7 सीट लड़े और 6 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी लड़े? क्या, क्योंकि यहाँ यदि इन दोनों के वोट शेयर आप यदि जोड़ देंगे तो कोई और पार्टी नहीं टिकती है। हाँ, ये जो बिल्कुल वो 13 की 13 सीटें ना, जैसे दिल्ली में नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो पंजाब में हो सकता है। वो 13 के 13 सीटें जीत रहा है। और उसका एक उदाहरण अभी आप देता हूँ। अभी जो राजस्थान में बाय इलेक्शन हुआ है, जो मंत्री जी हारे, हाँ मंत्री जी हारे, श्री गंगानगर की सीट है, वहाँ पे एक विधानसभा है, वो वहाँ पे सिख पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। कांग्रेस से भी सिख थे, बीजेपी से भी सिख थे और आम आदमी पार्टी से भी सिख थे, और उसमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी 11,000 वोट से जीते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनका जो जीत का अंतर था उससे कुछ 100 वोट ज्यादा मिले। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस वहां जीती है और बीजेपी हारी है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के वजह से कांग्रेस की मार्जिन कम हुई है। कांग्रेस की मार्जिन 20,000 से ज्यादा होती, दोनों बात कही जा रही है। बिल्कुल, लेकिन ये इंडिकेशन है, क्योंकि वो एरिया जो है वो पंजाब से सटा हुआ है, तो वहाँ आप समझते हैं पंजाब से सटा हुआ है, सिख पॉपुलेशन वहाँ सबसे ज्यादा है, कृषि आधारित जनता है, उनमें अभी भी मुझे लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर के एक पॉजिटिव वाइब्स है। इसलिए बीजेपी ने जिस विधायक को मंत्री बना दिया, जो विधायक नहीं था उसको मंत्री बना के विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए। तो अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लीडरशिप को, जैसा कि शरद पवार ने कहा कि एक एक सीट को लेकर के विवाद नहीं करना, गठबंधन नहीं तोड़ना चाहिए, तो क्या गुड सेंस प्रिवेल करेगा आम आदमी पार्टी के नेताओं का और कांग्रेस का नेताओं का? क्योंकि यदि पंजाब में ये दोनों इकट्ठे लड़ गए तो सारा का सारा सीट 13 का 13 जीत सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए अब जल्दी से यूपी बिहार पे भी चर्चा कर लेते हैं। यूपी पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। देखिए बिहार में भी जो आरजेडी के जो नेता हैं, वो जो कांग्रेस की जो कमेटी है, जो हैवी वेट कमेटी, उससे मिलने आए थे, लेकिन कोई अभी सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। बातचीत अभी ऑन है। एक बड़ी खबर और भी है बाबा, जिसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है कि कल जो है 16 विधायकों की जो अयोग्यता है महाराष्ट्र में, उस पर जो उसके पहले बिहार फाइनल कर लेते हैं। अच्छा, बिहार में जो है गठबंधन जो है केसी त्यागी जी ने कहा था कि पिछली बार वो 16 सीटें जीते थे, इस बार वो 17 सीटें लड़ना चाहते हैं। आरजेडी के पास जो है अभी एक भी सांसद नहीं है, लेकिन आरजेडी भी 17 सीटें लड़ेगी। मुझे लगता है कि आरजेडी के कोटे से या फिर दोनों पार्टी के कोटे से कांग्रेस 4 से 5 सीटें लड़ेगी। 9 सीटें मांग रही है, 9 सीटें पिछले बार लड़ी थी,
वो कह रही है कि बीजेपी वाली सीटें हमें दे दीजिए, लेकिन वहां पर सीटों का ना रिजिक होगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारी हारी हुई सीटें अब आरजेडी जीते लड़ेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सीटों की अदला बदली भी होगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जेडीयू के कुछ सांसद जो हैं वो बीजेपी के टिकट पे लड़ना चाहेंगे, वहां पर सीटों की अदला बदली होगी। 4-5 सीट जो कांग्रेस को मिलेगी, अभी वहां पर एक ही जीता है उन्होंने, तो उनको लगता है कि हम अपना टैली जो है 2-3 कर सकते हैं। कटिहार की सीट भी आपको याद होगी, बड़ी जी, क्लोज फाइट हुई थी, बहुत- तारिक अनवर चुनाव लड़े थे और बहुत कम मार्जिन से। कटिहार, किशनगंज, ये सब जो किशनगंज, ये सीटें, जो अररिया, अररिया, ये जो पूरा बेल्ट है, वहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और वो सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस जो है अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगर वो अलायंस में आए। लेकिन अभी यह है कि अभी जो सीटों को लेकर जो बातचीत है वो ऑन है और अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है और माना ये जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में जो पूरी तस्वीर है इंडिया अलायंस की वो साफ हो जाएगी कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिल रही हैं। तो ये तस्वीर जो है बाबा ये हाँ, साफ कांग्रेस होगी। और आपको बता दूं, कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की वर्चुअल मीटिंग हो हुई। चुकी है। अब आप क्या कह रहे थे? अब नया मुद्दा अब है। देखिए कल का एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर और है जो कि इस इंडिया अलायंस से भी जुड़ी हुई है। कल जो है 16 जो आयोग विधायक हैं जिन पर डिसीजन आना है कल 10 जनवरी को। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। तो ये पूरी खबर अगर आप बताएं तो दर्शकों को काफी जानकारी मिलेगी। निश्चित रूप से ये जो लेकिन ये सारा अब जो है दारोमदार स्पीकर साहब का है, और स्पीकर साहब जो है 16 विधायकों को जो है वो आयोग करार पर अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन इस पर एक विवाद खड़ा हो गया है। विवाद ये खड़ा हो गया कि स्पीकर साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर से मिलने चले गए। वही उद्धव ठाकरे ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, एतराज जताया और कहा कि जो है स्पीकर साहब को नहीं मिलना चाहिए था। तो उस पर देवेंद्र फडणवीस की सफाई भी आई है। तो कल एक बड़ा डेवलपमेंट जो इंडिया अलायंस है इसका ये होने वाला है और इस पे डिपेंड करेगा कि ये सरकार रहेगी कि सरकार के सामने कोई संकट खड़ा होगा या क्या होगा। तो एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल की तारीख कल है। हालांकि अब स्पीकर क्या फैसला लेते हैं ये अभी बताना तो मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति इस पूरे फैसले की वजह से काफी तेज है। तो क्या होगा यदि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जो क्या ये आयोग करार करेंगे? सबसे बड़ी बात ये है स्पीकर के पास। मुझे नहीं लगता कि यदि आप, इसलिए तो लोग जो है ना सरकार बनाते ही अपना स्पीकर बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? इसी के लिए, इसलिए बनाते हैं। तो वो जो है काफी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो है ना एक और फैसला जो सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है वो भी पेंडिंग है। तो वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा इस सरकार की सेहत के लिए। कि उसमें तो ये कहा जा रहा है कि खुद शिंदे जो है वो कहीं आयोग ना घोषित हो जाए। हालांकि उसको लेकर के भी कहा जाता है कि दोबारा से शपथ दिलाई जा सकती है। अजीब, अब वो हर तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन वो जो स्पीकर साहब के मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर के कल जब उनको फैसला सुनाना था तो उनको आज अवॉइड करना चाहिए था। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। वो नहीं मानते हैं, ना ही बीजेपी का जो महायुति गठबंधन है उनके नेता नहीं मानते हैं। उनका कहना नहीं ये सब ठीक है। तो कुल मिलाकर ये पूरी जो सरगर्मी है वो जो इंडिया अलायंस है उसमें चल रही है। उधर स्पीकर साहब का कल फैसला आएगा, लेकिन यहाँ अलायंस की कल बैठक भी होने वाली है। लेकिन एक चीज और बताना दर्शकों को जरूरी है कि देखिए ये पॉलिटिकल अलायंस है, कोई इंस्टेंट मैगी नहीं है कि आपने 2 मिनट में बन जाएगी। यहाँ पे एक सीट पे डिस्कशन होता है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस पे ये आरोप लगता है कि वो बहुत स्लो है गठबंधन को लेकर के, और इसीलिए कांग्रेस पे दबाव बनाने के लिए ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इन सब ने फोन पे बातचीत की थी। नीतीश कुमार ने आपस में उसको लेकर के उसके बाद कांग्रेस ने तेजी बढ़ाई है। अखिलेश यादव का बयान आपको याद होगा। अखिलेश यादव ने कहा था कि जो राहुल गांधी की जो भारत परिवर्तन यात्रा है उसके शुरू होने से पहले कांग्रेस ये बताए कि वो कितने सहयोगी दलों को सीट दे रही है। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर आप उसको अभी नहीं अनाउंस करेंगे तो जब ये भारत परिवर्तन यात्रा आएगी, जो न्याय यात्रा है, वो उसमें उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर जो सहयोगी दल है उनका कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव भी है कि लेट लतीफी से काम नहीं चलेगा, इसको जो भी फैसला है वो फौरन फैसला होना चाहिए और जो सहयोगी दल हैं उनको विश्वास में लेकर बातचीत करके मसला हल होना चाहिए। इसीलिए जो मीटिंग का दौर है वो चल रहा है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा भी की कि सोनिया गांधी इसको अंतिम जो रूपरेखा है इसकी 2 से 3 दिन में वो वाइंड अप करेंगी और उसके बाद जो ये अलायंस है उसकी पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने आपको तो बताया। हम मान के चलें कि 15 तारीख को जब सोनिया गांधी, शरद पवार बैठेंगे तो महाराष्ट्र की, और उद्धव ठाकरे बैठेंगे तो महाराष्ट्र जो है करीब करीब तय हो जाएगा। अब बच गए स्टेट कहाँ आपको तय करना है? आपको तय करना है बंगाल, आपको तय करना है बिहार।
हैं, यही दो जगह है। यूपी में मतभेद है। यूपी में मतभेद है, लेकिन यूपी में आप प्लेयर नहीं है, क्योंकि आप महाराष्ट्र में पहले सरकार में थे, बिहार में अभी आप सरकार में हैं, झारखंड में आप सरकार में हैं, वहां भी आपको यूपी में तो अखिलेश 10 सीटें दे देंगे तो बहुत है। वो तो कहते हैं कि भाई आपको 10 सीटों से ज्यादा और एक जो क्रूशियल ताकत नहीं लड़ने की। और एक जो क्रूशियल बात है कि आपको पंजाब में सिद्धांत तौर पे तय करना है कि आप आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। 6 सीट यदि वो आपको देगा तो आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या अपने आपके जो 8 सांसद हैं उसके लिए आप फाइट करेंगे, या गठबंधन होगा या नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो बिल्कुल, तो देखिए इस गठबंधन पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और काफी जो नेगेटिव चीजें हैं वो भी सामने आई हैं। अलग अलग जो नेताओं के बयान सामने आए, आपने देखा होगा कि लगातार ये छप रहा था कि भाई मतभेद है इंडिया गठबंधन में। इसलिए अब जो लीडरशिप है, कांग्रेस लीडरशिप या जो लीडर है, जो ये कमेटी है, वो इसको चुपचाप बातचीत करके हल करना चाहती है, ताकि कोई विवाद बाहर ना निकले, कोई मतभेद की खबरें बाहर ना आए, जो आपसी बातचीत है वो सौहार्दपूर्ण हो जाए। तो इसके लिए प्रयास चल रहा है। चलिए, जब तक नेता है तब तक बयानबाजी होती रहेगी, मतभेद की भी खबरें आती रहेंगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है समय रहते हुए अपना जो है गठबंधन जो है पक्का कर लेगा। तो आज पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। मनोरंजन भारती और शादाब को इजाजत दीजिए। नमस्कार।